गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एंड एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक कल न्यूज आई थी कि असम के अंदर ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा एलिफेंट 2000 से लेकर 2025 के बीच में वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन के कन्फ्लिक्ट की वजह से मारे गए। अब ये जो ह्यूमन एंड एलिफेंट का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आज हमें इस सेशन के अंदर इसके रीजन समझने हैं कि आखिर ऐसे क्या रीजंस आ रहे हैं जिसके कारण एलिफेंट और ह्यूमन आपस में कन्फ्लिक्ट की दिशा में चले जा रहे हैं। देखिए, दो चीजें समझिए। किसी भी चीज का कन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब दो पावर आपस में टकराती हैं। पावर वर्सेस पावर। एक तरफ ह्यूमंस की पावर है, दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ की पावर है। ह्यूमंस भी अपने आप में चीजें करने के लिए सक्षम है, और दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ के अंदर भी एलिफेंट जो सबसे बड़ा पानी से इतर धरती पर रहने वाला जीव है, ये भी अपने आप में कुछ चीजों को करने के लिए सक्षम है। जब दो पावर आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने से जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण एक नेगेटिव रिजल्ट निकल कर आता है। जो ये नेगेटिव रिजल्ट निकल कर आएगा, ये हमारे इकोलॉजी पर इफेक्ट डालता है, और जब ये इकोलॉजी पर इफेक्ट डालेगा फिर ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालेगा। एंड जब डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ये वापस से इकोलॉजी पर, यानी एक सर्कल बन जाएगा ये, जिसे विक्सियस ट्रैप कहते हैं। अगर ये ट्रैप बना रह गया तो जितने भी गोल्स हैं ना किसी भी कंट्री के, उसके नागरिकों को लेकर, सिटीजन्स को लेकर, उनके अंदर एक ऑब्स्टेकल आ जाता है। और इस ऑब्स्टेकल को, मतलब मान लीजिए एक ये लॉक आ गया, लॉक, डेडलॉक की तरह। अगर उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया जहां पर भी वाइल्ड लाइफ है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये एक डेडलॉक आ गया, इस डेडलॉक को अगर ओपन करना है तो हमें की चाहिए होगी। और वे की, वही की है कि स्मूथलेसली रन किया जाए ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो ह्यूमन एंड एलिफेंट, या कहे कि वाइल्ड लाइफ के कन्फ्लिक्ट ना बनाकर पैरेलली एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, समझिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें वाइल्ड लाइफ को बचाए रखने और अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने, दोनों की पावर देता है। अब वाइल्ड लाइफ को बनाए रखने के लिए, ताकि वे लास्ट में हमारे डेवलपमेंट पर खतरा ना बने और हमारे पृथ्वी के बायोस्पेस और बायोलॉजी को इफेक्ट ना डाले, इसके लिए हमने कुछ कानून बना रखे हैं। उन कानूनों का अगर ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाए सही ढंग से, तब पॉलिसी कन्फ्लिक्ट की बजाय पॉलिसी पैरेलली एग्जिस्टेंस की ओर बढ़ जाएगी। अब ये कन्फ्लिक्ट ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है 2000 सन 2000 के बाद 2025 तक? क्यों? क्योंकि देखिए, कितनी जगह पर हमने वाइल्ड लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर दिया है। मान लीजिए ये वाइल्ड लाइफ का पहले एरिया पूरा एक कंट्री थी, उसके अंदर पहले इतना वाइल्ड लाइफ का एरिया था, बट जैसे जैसे उसने डेवलपमेंट किया, ये वाइल्ड लाइफ का एरिया इतना रह गया, सिर्फ इतना। और सिर्फ इतने से एरिया के अंदर भी यहाँ से हमने रोड निकाल दिया है, ऊपर से एयरप्लेन का वे है, साइड से ट्रेन का वे है,
यहाँ से कम्युनिकेशंस की वो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी जा रही है। बीच बीच के अंदर सफारी करने के लिए लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा जो इनका हैबिटेट है, अगर हम कोई बड़ी परियोजना शुरू करते हैं, बांध वगैरह बनाते हैं या दूसरी कंपनीज वगैरह यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया है, तो हैबिटेट और ज्यादा छोटा हो जाता है। ओवरऑल क्या होता है, जो भी एलिफेंट या वाइल्ड लाइफ है उनके एग्जिस्टेंस में एंड हैबिटेट में हम इंटरफेयर करने लग जाते हैं एक लिमिट से ज्यादा। उसके कारण क्या होता है, इन्हें अपने हैबिटेट से बाहर आना पड़ता है। ये बाहर कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे इंडिया ह्यूमन सोसाइटी में। ह्यूमन सोसाइटी में उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को ह्यूमंस थ्रेट मानते हैं, दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ भी ह्यूमंस को थ्रेट मानते हैं, तो आपस में कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ यानी एलिफेंट अगर देखा जाए तो ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा उसके पास मसल पावर है, तो अगर वे किसी ह्यूमन को किल कर देता है, मार देता है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिटेलिएटरी किलिंग होगी। कहने का मतलब क्या है, जिस ह्यूमन को मारा है उसके परिवार वाले उस एलिफेंट को मारने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इससे वाइल्ड लाइफ का कंसर्न और ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या हम इन चीजों को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। क्या हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें उनके हैबिटेट के अंदर इंटरफेरेंस कम करना होगा। उनका जो एरिया बनाया गया है उस एरिया के अंदर जितना भी इंटरफेरेंस हो रहा है, चाहे लीगली हो रहा हो या इलीगली हो रहा हो, हमें उसे रोकना पड़ेगा। शिकार भी तो होता है ना एलिफेंट्स का, तो हमें उसे रोकना पड़ेगा। वो ये अब रोके कैसे, इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी अलग अलग एरिया स्पेसिफिक। कुछ टाइम पहले अलग अलग पॉलिसीज ऐसी बनाई गई थी, जैसे कि जो अगर ये वाइल्ड लाइफ का एरिया है तो इसके चारों तरफ एक फेंसिंग की गई। फेंसिंग किसकी की गई, मधुमक्खी की, बीज की। क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर जब मधुमक्खी के जो डिब्बे के अंदर मधुमक्खी बंद होती है, जैसे ही एलिफेंट यहाँ से गुजरेगा उस ये स्टार के टच होगा, तो जब इस तार के टच होगा इस डिब्बे का ढक्कन खुल जाएगा। ढक्कन खुलेगा तो मधुमक्खी यहाँ पर इसे लड़ने के लिए आएंगी, चिपटेंगी, तो ये आगे ना बढ़कर उसे वापस जाना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स अपनाए गए हैं जिससे कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसे पढ़ लेते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट किस चीज का है, असम के अंदर जो एलिफेंट्स लाइव और ह्यूमंस लाइव हमने खो दी हैं उसका कॉन्टेक्स्ट है। कितने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, लगभग 1200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनके अंदर एलिफेंट की डेथ 1200 तक चली गई है। उसके रीजंस क्या है, रिटेलिएटरी किलिंग है, ट्रेन के साथ भी कोलिजन हो जाता है क्योंकि ओपन ट्रैक होता है, इसलिए वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ऐसे कॉरिडोर बनाने की पॉलिसीज भी चली हुई हैं और उसके ऊपर कार्य भी किया जा रहा है। चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रोक्यूशन इसका एक अलग अनदर कारण होता है, हैबिटेट डिग्रेडेशन, ये सब हमने समझ चुका। मेन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर वही हैबिटेट का लॉस होना, डिफोरेस्टेशन होना, एनक्रोचमेंट होना। क्रॉप रेडिंग बाय एलिफेंट, अपने भोजन की तलाश में ह्यूमंस के जो क्रॉप्स है उन्हें खा जाना, जिसके कारण बदले की कार्रवाई की जाती है। पुअर लैंड यूज प्लानिंग नियर कॉरिडोर जोन्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया, जो कॉरिडोर जोन है और प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अंदर पुअर लैंड यूज प्लानिंग, यानी यहाँ पर ऐसे कुछ कार्य कर दिए जाते हैं जिसके कारण ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ का कंफ्लिक्ट बढ़ता है। असम के और एलिफेंट का क्या रिलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेट है असम पूरे एशिया का एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए। यहाँ पर फिश एलिफेंट कॉरिडोर है जो अब रेलवेज, हाईवेज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स के द्वारा कंफ्लिक्ट में आते जा रहे हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर इसका स्टेटस एंडेजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 इसके ऊपर लागू होता है, जिसके शेड्यूल 1 के अंदर ये स्पीसीज रखी गई, यानी इसका मतलब है हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो इंडिया के अंदर दी जा सकती है लॉज के अकॉर्डिंग, वे इन्हें मिली हुई है। ये कवर आता है इंडिया प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर चलाया गया था। देखो हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रखे हैं, हमने प्रोजेक्ट टाइगर चला रखा है, हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रखा है, हमने प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चला रखा है, हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन चला रखा है।
इसी तरह जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए। अब भारत के अंदर सबसे ज्यादा एलिफेंट की स्टेट के अंदर है, सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर, उसके बाद असम के अंदर, तीसरे नंबर के ऊपर केरला के अंदर। इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक आता है एंड कस्टोडियल ब्रूटैलिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, जेल, पुलिस, जुडिशरी, ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की विशेषता होती है राइट्स प्रोवाइड करना। राइट्स किन्हें मिले होते हैं? सिटीजन्स को एंड पर्सन को। पर्सन नेचुरल भी हो सकते हैं एंड आर्टिफिशियल या ह्यूमन मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे कंपनीज वगैरह हैं। अब जो ये राइट्स मिले हुए हैं, इनकी सेफगार्ड कौन करता है? जुडिशरी करता है। किससे करता है? स्टेट से भी करता है और अदर जो सोसाइटी के अंदर ह्यूमंस रह रहे हैं या दूसरे सिटीजन्स रह रहे हैं, उनसे भी करता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है जिसने भी अक्यूज, जो भी अक्यूज बना है, उसे पहले पकड़ा जाए, पकड़ने के बाद उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाए, जिसे कोर्ट केस कह देते हैं। ट्रायल चलाने के बाद अगर उसका इल्जाम साबित होता है तो उसे सजा मिलेगी। सजा क्या मिलती है? सजा के काफी ज्यादा प्रकार है। जेल के अंदर कुछ साल बंद रहने से लेके कोई फाइनेंशियल उसके ऊपर मतलब कुछ पैसों का जुर्माना लगाने से लेकर फांसी तक की भी सजा होती है। इसके पीछे एथिक्स क्या है? किस बेस के ऊपर हम ये सजा दे देते हैं? तो बेस होता है समाज के विरुद्ध किया गया क्राइम। इसके बीच में हम एथिक्स को मेंटेन कैसे कर पाते हैं? यानी मेरे कहने का मतलब है, ये कि कैसे पता है कि जो अक्यूज्ड है उसने डेफिनेटली क्राइम किया है? अगर ये नहीं पता इसीलिए तो हम ट्रायल चला रहे हैं। बट जो ये ट्रायल चलाया जा रहा है, उसके अंदर इस अक्यूज्ड के साथ इन्वेस्टिगेशन होगी। इसे पहले तो घर से पकड़ कर लेके जाया जाएगा, फिर इसके साथ इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर दो चीजें हो सकती है, या तो ये पुलिस कस्टडी में होगा या फिर ये जुडिशियल कस्टडी में होगा। दोनों स्थिति में या तो ये पुलिस स्टेशन के जेल में रहेगा या फिर ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जुडिशियल कस्टडी के लिए जो जेल होता है वहां पर रहेगा। अब होगा क्या कि अगर ये ज्यादा टाइम तक कस्टडी के अंदर रह गया है, यानी अगर ये काफी ज्यादा ट्रायल काफी ही ज्यादा चल गया और बाद में ये अक्यूज निर्दोष साबित होता है, तो इसके क्या राइट के साथ वोलेशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि कोर्ट मानता है जब तक ट्रायल चल रहा है राइट का वोलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रायल चलते टाइम ये एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस अगर किसी चीज का चल रहा है, वे प्रोसेस राइट्स का वोलेशन नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि अगर ये वोलेशन समझा जाएगा तो प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं किया जाएगा, और इनिशिएट नहीं किया जाएगा तो एंड में जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोसेस के टाइम पर जो होने वाला कस्टोडियल ट्रायल है, जो होने वाला ट्रायल है, उसके दौरान राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जाता है। जेल की जो पीछे एथिक्स क्या है? जेल की एथिक्स ये है, किसी व्यक्ति ने गलती से मान लीजिए क्राइम कर दिया है, गलती से कर दिया है या इंटेंशनली कर दिया है, जो भी उसने क्राइम कर दिया है, ह्यूमन सोसाइटी कहती है कि सभी व्यक्ति इसके अंदर स्मूथनेस के साथ आपसी सामंजस्य बनाते हुए रहेंगे। बट जिस व्यक्ति ने क्राइम किया या जो अक्यूज्ड है क्राइम का, उसने आप ये सामंजस्य तोड़ दिया है। यानी वे ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन, जो कानून के अंदर, लॉज के अंदर, किसी नेशन के लॉ के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हैं,
उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो रहने वाले दूसरे साथी हैं उसके समाज में, उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए उन लॉज के अंडर इसे गिरफ्तार किया जाता है और इसके ऊपर केस चलाया जाता है। अगर केस साबित हो जाता है तो इसे जेल भेजा जाता है। जेल इसीलिए भेजा जाता है ताकि वहां पर जेल में रह के ये अपने अंदर रिफॉर्म कर सके, ये बैठकर वहां पर सोच सके कि इसने आखिर क्या गलती की है जो इसे उस बंद कमरे के अंदर रहना पड़ रहा है। जब ये आपस में रिफॉर्म करेगा, उसके बाद जब ये 2-3 साल काट कर जेल से बाहर निकलेगा, तब इसे समाज के अंदर उसी ह्यूमन सोसाइटी की को एग्जिस्टेंस के अंदर इंजेक्ट किया जा सकेगा। यानी जो ये जेल का जो ओवरऑल सिस्टम हमने बना रखा है, ये और कुछ नहीं है, मार्ग से भटक चुके लोगों को वापिस से सोसाइटी के अंदर इंजेक्ट करने का तरीका है। इंजेक्ट कैसे किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है उन्हें जेल में रखे ताकि वे अपने साथ समय व्यतीत कर सके, सोच सके कि उन्हें आखिरकार ऐसा किया क्या है जिससे कि वे सोसाइटी से अलग किए गए हैं। जब वे इस बात को सोचेंगे तो वे अपने गलती को समझ पाएंगे, और जब वे गलती को समझ पाएंगे तो उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। जब ये सारे रिफॉर्म उसके अंदर हो जाएंगे तो वे वापस से रेडी होगा सोसाइटी के अंदर इंजेक्ट किया जाने के लिए। इंजेक्ट की मैं क्यों कह रहा हूं? इंजेक्ट का मतलब होता है एक स्मूथ प्रोसेस के द्वारा लगातार लेकर आना नहीं। एक तो होता है प्रोसेस, बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, उसे सोसाइटी के अंदर रहना सिखाया जा रहा है। तो एक दूसरा प्रोसेस होता है, बट जब वे बड़ा हो गया, उससे कोई गलती हो गई है तो सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट है और वे सोसाइटी के ह्यूमन को एग्जिस्टेंस से अलग हो गया है, अब उसका मार्ग परिवर्तित हो गया है, तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। अब प्रॉब्लम खड़ी कर दिया है तो यहाँ पर लॉज का यूज किया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस का यूज किया जाता है, जिससे उसे जेल कराकर उसके खुद के लिए फायदा कराया जाता है, ताकि वे आने वाले समय में थोड़े टाइम तक अपने इस गलती को सुधार सके और इस वापिस से इसे उसी पाथ पर इंजेक्ट किया जा सके ले जाकर। जब इंजेक्ट हो गए वे फिर स्मूथ रनिंग कर पाएगा सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में। ये जुडिशरी के पीछे का एथिकल कॉन्सेप्ट होता है। पर हमारा ये कॉन्सेप्ट टूट कब जाता है? ये कॉन्सेप्ट तब टूट जाता है जब जुडिशियली के जो ये प्रोसेस है लीगल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, इसे करते टाइम पर जुडिशियल किलिंग हो जाती है। जुडिशियल किलिंग का मतलब क्या है? कस्टडी के अंदर पूछताछ के दौरान किया जाने वाली ब्रुटैलिटी के साथ हत्या, ये जुडिशियल किलिंग हो जाते हैं। यानी इससे क्या क्या वोलेंस हुआ? हमारा क्रिमिनल जस्टिस पूरा का पूरा सिस्टम तो तबाह हुआ ही, इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल भी खत्म हुआ। इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को जो डेमोक्रेसी बना रखी है, उस डेमोक्रेसी के द्वारा जो राइट्स मिले हैं उनका भी उल्लंघन हुआ। इसके साथ साथ जो कस्टडी के अंदर डेथ हुई है, उसने सोसाइटी के ऊपर खुद से पेनिट्रेशन करने की कोशिश की है। इसके द्वारा सोसाइटी के अंदर फियर लेकर डालने की कोशिश की है। इसके द्वारा पावर की जो अथॉरिटी है वे दिखाई गई है। ये अथॉरिटेरियन रिजिम अपने आप में डेमोक्रेसी के ऊपर हमला होती है। इसके द्वारा समाज के अंदर जो संबंध है उसे बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इसके द्वारा समाज के अंदर जो स्मूथ रनिंग चली हुई थी और पावर का जो बटा हुआ था, उस पावर के स्ट्रक्चर को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ये सारी की सारी चीजें इस कस्टोडियल ब्रुटैलिटी को दिखाती है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि हमारे अंदर अभी भी वही हीगलवादी मानसिकता है, लोकतांत्रिक मानसिकता नहीं है। जब तक ये नहीं होगी, जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गोल पूरे होंगे नहीं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यही है, अजीत कुमार जो 44 जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, उनके ऊपर 44 इंजरीज आज के साइन मिले हैं, जिसके कारण माना जा रहा है कि उनकी कस्टडी में ही डेथ हो गई है। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। इससे पहले विघ्नेश राजा, तिरुचि का ऑटो ड्राइवर, इन सब के साथ भी ये इंसिडेंट हो चुका है। अब ये कस्टोडियल डेथ लीगल प्रोविजन, इसके लिए सीआरपीसी के सेक्शन और आर्टिकल 21 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। केसीसी से रिलेटेड कौन सा? डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लैंड जजमेंट दी थी कि लेड अरेस्ट एंड डिटेंशन की गाइडलाइंस क्या क्या होंगी। एनएचआरसी गाइडलाइन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये ह्यूमंस के राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए कमीशन बनाया गया है। ये भी मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की मांग करता है। यूएन का कन्वेंशन भी अगेंस्ट टॉर्चर के अगेंस्ट, और इंडिया उसका सिग्नेटरी भी है पर अभी तक उसे रेटिफाई नहीं किया है। और हमारे पास कोई अकेला अलग से एंटी टॉर्चर के खिलाफ अभी तक लॉज भी नहीं है। की इश्यूज इससे कौन से जुड़ते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग को सामान्यकरण मिल गया है, रिसोर्स का मिस एलोकेशन हो रहा है, इससे निगलेक्ट हो रही है पॉलिटिकल की मेंटल हेल्थ, पुलिस की मेंटल हेल्थ,
अब ऐसा नहीं है कि पुलिस जानबूझकर किसी को मारना चाहेगी, उसके ऊपर भी एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है हजारों चीजों का। सुबह अलग तरह के केस आते हैं, शाम को डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं, दोपहर के अंदर नेताओं की रैली वगैरह के अंदर जाना जाता है, पुलिस को हफ्ते के अंदर 20-20 घंटे पर दिन काम करना पड़ता है, तो मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, किसी भी अक्यूज्ड को वे क्राइम मनवाने के लिए उसके ऊपर हिंसा या उसे मारने कोने या टॉर्चर करने पर भी उतारू हो जाते हैं, और टॉर्चर की लिमिट इतनी बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है। ये मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ की वीकनेस को दर्शाता है। तो आउटडेटेड ट्रेनिंग का कुरिकुलम, जो कुरिकुलम है वे आज के समय की आवश्यकता से पिछड़ चुका है, अकाउंटेबिलिटी वीक हो चुकी है, टेक्निकल अंडर यूज है, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज हम ढंग से कर नहीं पा रहे, तो सीसीटीवी लगे या तो वे खराब लगे हैं या उसकी रिकॉर्डिंग सही तरह से पहुंच करना डिलीट हो जाती है बीच में ही। ये डिसफंक्शन है या अनमॉनिटर्ड है, कोई मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इंटेरोगेशंस की नहीं होती है। रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो बजट चाहिए इन सबके रिफॉर्म करने के लिए, जो 5% पुलिस बजट का है ये ट्रोमा के सपोर्ट में दिया जाना चाहिए, यानी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। एथिकल सेंसिटाइजेशन मॉड्यूल्स तैयार किए जाने चाहिए और मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग की जानी चाहिए। तो मेंटल एंड वेलनेस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, वैसे सेंटर खोलकर मैंडेटरी इमोशनल काउंसलिंग एंड पीयर सपोर्ट सेल बनाए जाने चाहिए। ट्रेनिंग रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स के किए जाने चाहिए ट्रेनिंग के अंदर, ताकि मेंटल हेल्थ से डील किया जा सके। लीगल रिफॉर्म किए जाने चाहिए ताकि कस्टोडियन वॉयलेंस का एक लॉज लेकर आया जाना चाहिए, जिससे कस्टडी रोक जो ये डेथ है रोकी जा सके या टॉर्चर रोका जा सके। टेक्नोलॉजी को ओवरसाइट मतलब ठीक ढंग से यूज किया जाना चाहिए सीसीटीवी वगैरह का, जिससे प्रूफ्स को टेम्पर ना किया जा सके एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। कल्चरल शिफ्ट इन पुलिस की, पुलिस के अंदर जो फोर्स है, पुलिस को फोर्स न मानकर वर्दी को सहायक हेल्पर, सोसाइटी के हेल्पर के रूप में देखा जाना चाहिए। एथिक्स एंड गवर्नमेंट इसके साथ क्या जुड़ती है? मॉरल करेज इसके साथ जुड़ता है, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ती है, अकाउंटेबिलिटी जुड़ती है, और मॉरल कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हो रहा है ये इशूज बनता है। जीएस पेपर 4 के अंदर ये एक केस स्टडी बनेगी 2025 के मेंस में, ध्यान रखिएगा। पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी। वे फॉरवर्ड क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मस्ट प्रेसिड ट्रेजेडी, इंडिया मस्ट रेटिफाई द यूएन कन्वेंशन, क्रिएट एन इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट एंड एनकरेज करे कम्युनिटी पुलिस पार्टनरशिप को। इसी के साथ आज का थर्ड टॉपिक आता है कैट बॉन्ड्स। कैट बॉन्ड्स क्या है? बिल्ली बॉन्ड नहीं है, कहीं से समझ लो बिल्ली बॉन्ड, ये बिल्ली नहीं है, ये कैटास्ट्रोफिक है। कैटास्ट्रोफिक क्या होता है? कोई हादसा किसके कारण? डिजास्टर से रिलेटेड है, कॉन्टेक्स्ट इसका डिजास्टर है। देखो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मार्केट से फाइनेंस लेता है, पैसा उठाता है। ये फाइनेंस यूज किया जा सकता है जिस पर्पज के लिए बॉन्ड को जारी किया गया है। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है एक बॉन्ड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा वित्तीय पत्र होता है जिसे अगर मार्केट में जारी किया जाए, जारी करने के पश्चात जो उसका उद्देश्य बताया गया है उससे एसोसिएट रिस्क की गणना करने के पश्चात लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए। अगर किस्मत ने साथ दिया या कैलकुलेशन में साथ दिया तो वे बॉन्ड अच्छा रिजल्ट देगा विद बढ़िया परसेंटेज। अगर कैलकुलेशन या किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वे आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा भी सकता है। ये जो मैं यहाँ पर मैंने कहा ना आपके लक ने साथ नहीं दिया, लक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? लक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिजास्टर से रिलेटेड बॉन्ड है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ये कैट बॉन्ड जारी किया जाता है, ये दो काम करता है, एक डेप्ट उठाएगा
दूसरा इंश्योरेंस देगा। है बॉन्ड ये दो काम कैसे करने लगे यार? बॉन्ड तो एक ही काम करता है ना, इंश्योरेंस का या फिर डेप्ट का। ये दोनों कैसे करने लग रहा है? तो यहां हमें देखना होगा। पहला तो ये डेप्ट का काम कर रहा है। डेप्ट का कैसे काम कर रहा है? ये मार्केट से पैसा उठाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में। क्योंकि इसके अंदर रिस्क ज्यादा है तो इसमें रिटर्न प्रिंसिपल के साथ ज्यादा दिया जाएगा, तो लोग इसे इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। दूसरा ये इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अगर हानि होती है तो उसके प्रति किया जाने वाला भुगतान इंश्योरेंस होती है। ये कैसे भुगतान करेगा? ये कहेगा कि आपको इस डिजास्टर के लिए बॉन्ड जारी किया जा रहा है, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हाई यील्ड मिलेगा, बट कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? अगर डिजास्टर ओकर नहीं होता है, नहीं आता है, तब तो आपको हाई यील्ड मिलेगा। यानी आपसे हम डेप्ट उठा रहे हैं, जो भी जारी करने वाला है वे मार्केट से डेप्ट उठा रहा है, और अगर डिजास्टर नहीं आता है तो वे इस ब्याज को एक मतलब इस पैसे को एक मोटे ब्याज के साथ वापस करेगा। तो यहाँ पर ये एज अ डेप्ट जो इशूअर है, इशूअर उठाने वाला है, बॉन्ड जारी करने वाला है, उसके लिए ये कर्ज का काम करेगा कि उसे अगर डिजास्टर नहीं आता है तो इस अमाउंट को विद ए मोटा ब्याज वापस करना पड़ेगा। दूसरा ये इशूअर के लिए ही इंश्योरेंस का भी काम करता है। इंश्योरेंस का काम कैसे करता है? अगर डिजास्टर आ जाता है तब जो इस बॉन्ड के जितने भी पैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के मार्केट से उठाए गए हैं, वे सारे के सारे पैसे उस डिजास्टर के रिलीफ में यूज किए जाएंगे। जिन्होंने वे डिजास्टर के इस बॉन्ड को भरा है, जो पैसे दिए हैं, उनके सारे के सारे पैसे या तो सारे या एक पैसे का बड़ा अमाउंट डूब सकता है। इसीलिए ये इंश्योरेंस के रूप में भी काम करता है और डेप्ट के रूप में भी काम करता है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए दोबारा समझा रहा हूँ। ये पेपर में आने की संभावना बहुत हाई है, इसीलिए समझा रहा हूँ। इस बॉन्ड को जारी करने वाला है कोई एक इशूअर। वे इशूअर कहता है कि मैं ये बॉन्ड जारी कर रहा हूं, जो कि कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड है। ये कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड एक तरफ इसके लिए डेप्ट का काम करेगा, दूसरी तरफ इसके लिए इंश्योरेंस का काम करेगा। डेप्ट का काम इसके लिए कब करेगा? जब कोई डिजास्टर नहीं आता है, तब इसे जो ये प्रिंसिपल अमाउंट लिया है इसके साथ इंटरेस्ट ऐड करके, एक हाई इंटरेस्ट ऐड करके, जिन्होंने भी इसके अंदर निवेश किया उन्हें वापस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस का काम कब करेगा? अगर सच में डिजास्टर आ जाता है तब इस बॉन्ड से जितने भी पैसे इसने मार्केट से उगाही करी है, वे सभी के सभी ये पैसे रिलीफ के अंदर लगा दिए जाएंगे, जिससे जो इन्वेस्टर है उसका एक बड़ा अमाउंट इस रिलीफ में चला जाएगा और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ गए आप? ये इसका कॉन्टेक्स्ट था। अभी से जो लिखा है वे पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया आपकी बारी है, समझ रहा इसे और याद रखना, क्योंकि ये जरूर आएगा पेपर में। कॉन्टेक्स्ट इसका मैंने बता दिया है। डिजास्टर के लिए रिस्क इंश्योरेंस का काम करता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड के लिए ये गवर्नमेंट भी जारी कर सकते, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी जारी कर सकता है। रिस्क ट्रांसफर कर देता है, पोस्ट डिजास्टर की रिकवरी के लिए सहायक होगा। कैटबोर्ड होते क्या? ये हाइब्रिड तरह का है इंस्ट्रूमेंट जो इंश्योरेंस और डेब्ट दोनों के रूप में काम करता है। डिजास्टर रिस्क को ट्रांसफर कर देता है। अगर कोई डिजास्टर ओकर नहीं होता है तो इन्वेस्टर को फुल प्रिंसिपल प्लस हाई इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डिजास्टर ओकर हो जाता है तो वे जो इन्वेस्टर है अपना कोई एक पार्ट इन्वेस्टमेंट का या पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे खो सकता है, क्योंकि ये पोस्ट डिजास्टर रिलीफ के रूप में काम आएगा। की फीचर्स क्या है इसका? स्पॉन्सर कौन होते हैं? सॉवरेन गवर्नमेंट होते हैं या इशूअर्स होते हैं? रिस्क की रिकवरी कैसे की जाती है? रिस्क मतलब इसमें कवर कौन से होते हैं? नेचुरल डिजास्टर कवर होते हैं, अर्थक्वेक, साइलेंट फ्लड, वाइल्ड फायर। हाई कूपन रेट होता है क्योंकि अंदर रिस्क ज्यादा होता है। ट्रिगर बेस्ड पे आउट होता है, यानी प्री डिफाइंड डिजास्टर पैरामीटर्स होते हैं, उनके आधार पर इसके अंदर बॉन्ड को जारी किया जाता है। प्रमोट किया जाता है क्विक डिसबर्सल एंड रिड्यूस काउंटर पार्टी रिस्क को।
कैट बॉन्ड फॉल अंडर इंश्योरेंस लिंक सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, डिजास्टर इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी ये आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है, क्लाइमेट एक्शन एंड सनदाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क को रिड्यूसन करने के लिए कहता है, जिससे इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके और फाइनेंशियल रेजिलियंस टूल्स लाइक कैट बॉन्ड्स को प्रमोट किया जा सके। इमर्ज हुआ था ये 1990 के अंदर यूएस के अंदर, जो हरिकेन आते थे तभी से रियूसर सफर्ड मेजर लॉसेज। जो हरिकेन आए तब ये इशू हुआ था, जो इन्होंने जो इशूअर्स थे जिन्होंने इशू किया था उन्होंने मेजर लॉस इसके ऊपर फेस किया था। भारत को इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि भारत के अंदर भी जो क्लाइमेट के कारण जो डिजास्टर आ रहे हैं, साइक्लोन फ्लड का वेट बढ़ते जा रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स राइज हो रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ रही है। और ये जो जो सारी की सारी चीजें भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इंडियन सोवरेन क्रेड वर्दीनेस एंड एग्जिस्टेंट मिटिगेशन एफर्ट मेक इट ए suitable sponsor and potential to ring fence public finance post disaster. India could lead a South Asian cat board for regional risk pooling. अगला पोटेंशियल साउथ एशिया कैटबोन मैट्रिक्स क्या, अर्थक्वेक सुनामी साइक्लोन, इन तीनों को रिस्क के साथ स्प्रेड किया जाता है, प्रीमियम रिड्यूस किया जाता है और बिल्ड कलेक्टिव रेजिलियंस। रिस्क क्या है, बेसिक रिस्क से क्या और हाई अप फ्रंट क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट के अलावा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, प्रॉपर डिजाइन एंड मॉडलिंग होनी चाहिए रिस्क के पैरामीटर की। इस तरह आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक आता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगर आप वर्ड का मीनिंग समझते हैं तो आप इसे आसानी से डिकोड कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस वे मनी है जो उद्देश्य को पूरा कर सके। कहने का मतलब क्या है, आपका जो उद्देश्य है उस मनी को पूरा खर्च करने का, मान लीजिए अगर आप एक फैक्ट्री डालना चाहते हो उसके लिए आपको 15 लाख रुपए चाहिए और आपके पास रुपए है 14,99,000, 14,99,999 रुपए। तब होगा क्या, ये अमाउंट मनी तो कहलाएगा बट फाइनेंस नहीं कहलाएगा। क्यों, फाइनेंस तब कहलाएगा जब आपके ऑब्जेक्टिव को, गोल को पूरा करने में ये सफिशिएंट हो। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, यानी कह रहा है ये एक ऐसा फोर्स है, बल है जो एक्शन ले सकेगा उसको दिए गए टास्क पर। वे टास्क है फाइनेंस से रिलेटेड। कैसे फाइनेंस से रिलेटेड, कि गलत फाइनेंस ना हो। फाइनेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर खर्च किए जाने वाला धन, यानी गलत उद्देश्य के ऑब्जेक्टिव्स पर, यानी गलत ऑब्जेक्टिव्स पर धन खर्च ना हो, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो एक्शन लेगी कंट्रीज के ऊपर। समझ में आ गया, बड़ी आसान परिभाषा थी इसकी, मतलब बड़ी आसान समझ थी। अब कंट्रीज के ऊपर ये क्यों लेगी, हर कंट्री का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का अपना अलग तरीका होता है। अगर कंट्री गलत तरीका यूज कर रही है तो उस गलत तरीके से रिजल्ट सिर्फ उस कंट्री के ऊपर ही नहीं आएगा, बल्कि पूरी ग्लोब के अंदर जितने भी देश है उन सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसी कारण ये रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अपने एक्शन टेकिंग रिपोर्ट जारी करती है। जो फाइन आप जिसे पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट के इसका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्लोबल वॉच डॉग है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर। जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये भी गलत ऑब्जेक्टिव है और टेररिस्ट फाइनेंस है ये भी गलत ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव इसके अंदर मुख्य होता है, ये हमने पहले ही देख लिया है। इसके अंदर फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है एक पॉइंट जो कहता है कि टेररिज्म को सपोर्ट करने में एक इंस्टीट्यूशन खुद स्टेट भी हो सकता है।
कहने का मतलब क्या है, ये कहता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को ये अब मानता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टेररिस्टों को फंडिंग कोई स्टेट भी दे सकता है। अभी तक ये मानता नहीं था क्या, हमें तो लगता है पाकिस्तान के बदल मानता है। नहीं, अभी तक ये नहीं मानता था। अभी तक ये मानता था कि टेररिस्टों को फंडिंग या तो करप्शन से मिल रही है, या फिर किसी दूसरे मीडियम के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा कोई कंपनी वगैरह या कोई दुष्ट प्राणी दे रहा है। बट अब ये मानता है कि स्टेट खुद ब खुद भी दुष्ट हो सकता है। दुनिया में कितने स्टेट है, 195। तो ये कह रहा है इन 195 में से कोई ऐसा स्टेट हो सकता है जो टेरर की फाइनेंसिंग कर रहा हो, गलत ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अगर ऐसा मान लिया गया तो इस बेस के ऊपर आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के ऊपर ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट उसे करवा सकेगा। तो ये भारत की यहाँ पर एक जीत कंसिडर की जा सकती है। इसकी हाईलाइट क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट की जो अभी आई है, जिसके कारण हम ये पढ़ रहे हैं। ये हाईलाइट ये स्टेट सपोर्ट को फॉर टेररिज्म के लिए एक्नोलेज करता है। परसिस्टेंट थ्रेट जो है उन्हें बताता है कि जो इंटरनेशनल पीस के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जो खतरा है। एंटिटीज की नेम्स बताता है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को ये अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करता है। ये दूसरी भारत की जीत है। इंडिया का रोल इसके अंदर रहा है इस रिपोर्ट को निकलवाने के लिए और इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी शब्दावलियों को डालने के लिए। इंडिया का 2022 का नेशनल रिस्क असेसमेंट कहता है कि पाकिस्तान से रिलेटेड या लिंक्ड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को ध्यान में बड़े ही सावधानी से किया जाए, क्योंकि वे ट्रांजैक्शन ओवरऑल लास्ट में टेरर की फंडिंग में यूज हो सकते हैं। फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स बनाया क्यों गया था, ये मैंने उसकी परिभाषा से बता दिया है। फाउंडेड कब किया गया था, 1989 के G7 के इनिशिएटिव के ऊपर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, पेरिस फ्रांस के अंदर है। मैंडेट इसका क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की कॉम्बैट करना और क्वालिफिकेशन फाइनेंसिंग। इंडिया इसका मेंबर है 2010 से। ये मेंटेन करता है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट है एक ऐसा चेतावनी कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट क्या है, आपके सभी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन्हें रोक देना, विश्व का आपके साथ संबंध ढंग से नहीं बनाए रखना। क्यों, क्योंकि आप गलत ऑब्जेक्टिव्स से मनी की या तो लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल पीस को खतरा। तो सभी देश ब्लैक लिस्ट के अंदर डालने के साथ उसके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं व्यापार वगैरह करने से। ग्रे लिस्ट इंक्रीजिंग मॉनिटरिंग को दर्शाता है। ब्लैक लिस्ट हाई रिस्क जुरिडिक्शन को दर्शाता है। इस तरह आने वाले टाइम में भारत पाकिस्तान को इसमें डलवा पाएगा। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स को हमने पिछले कई दिन से हम लगातार पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ इसके अंदर एक नया अपडेट ये जानना है। इसका की फैक्ट देख लेते हैं। न्यू ब्रिक्स के मेंबर, टोटल मेंबर कितने, फाउंडिंग कितने, न्यू डेवलपमेंट इतने, ये सारे हमने देख लिए हैं। जो ब्रिक्स की है ना, लास्ट में जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसने जो वर्ल्ड की इक्वेशन वेस्ट की तरफ झुकी हुई थी उसे बैलेंस कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका है और अमेरिका और उसके दो दूसरे वेस्टर्न एलाइज हैं, उनकी तरफ जो झुका हुआ स्टेटस था वर्ल्ड का, उसे ब्रिक्स की स्टेटमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव स्पष्ट करते हुए बैलेंस कर दिया है। वर्ल्ड अब बैलेंसिंग की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस ब्रिक्स की स्टेटमेंट में कंडेम किया गया है इसराइल और गाजा की बॉम्बिंग को, यूएस और इसराइल के अटैक को, और यूएस का जो ट्रेड वॉर जो यूएस चला रहा है उसको। ये तीनों ही चीजें वेस्ट के सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ है, वेस्ट के या यूएसए के सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव के खिलाफ है। और यूएसए को एक एम्परर, मैं अपने तरफ से ये वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने
ये वर्ड यूज किया। अब हमें एक एम्परर नहीं चाहिए, तो सीधा सीधा संकेत यूएसए की तरफ था, तो एम्परर बनने से रोकने की बात कह दी है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर? यूएसए एक रिटेलिएटरी इफेक्ट डालेगा, करने की कोशिश करेगा ब्राजील के ऊपर या ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर। उससे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है, बट इनके जो आपसी रिलेशन है वे और ज्यादा स्ट्रोंग होगा, क्योंकि समस्याएं मजबूती बढ़ाती हैं रिश्तों की। इंडिया सपोर्ट करता है ब्रिक्स की इस जॉइंट स्टेटमेंट को। इसके अलावा इंडिया इसके अंदर पहलगाम से रिलेटेड, कहाँ गया ये रहा, इंडिया इसमें पहलगाम से रिलेटेड क्या समझ है भाई। इंडिया इसमें पहलगाम से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन दर्ज करवा चुका है। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर भी एम्फेसिस डाला गया है। ग्लोबल गवर्नमेंट्स के रिफॉर्म्स के अंदर इसके अंदर डालने की बात, मतलब इसमें ग्लोबल गवर्नमेंट्स के रिफॉर्म से करने की इसमें बात की गई। कौन सा रिफॉर्म्स? यूएनएससी के अंदर जो मेंबरशिप है उसे एक्सटेंड किया जाए, उसके लिए स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है। इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील न्यू मेंबर्स की रीअलाइनमेंट हो रही है। चाइना एंड रशिया के प्रेसिडेंट ना आने से ब्रिक्स का जो पूरा का पूरा आपकी बारी झुकाव है वे ग्लोबल साउथ की तरफ हो गया है, और ग्लोबल साउथ को एक अपने एजेंडे को और ज्यादा स्ट्रोंग करने का मौका मिल गया है। फोकस एरिया इसके क्या क्या होते हैं? एनर्जी सिक्योरिटी होती है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज होती है, डब्ल्यूटी और मल्टीलेटरल रिफॉर्म होते हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रेजिलियंस बिल्डिंग होती है। इंडिया का रोल क्या है? 2026 के अंदर हम इसे होस्ट करेंगे। हमारी जो प्रपोज्ड थीम होगी वे होगी, जो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है उसे ही हमने थोड़ा रिफाइन किया है, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फोकस एरिया होंगे हमारे यूएनएससी का रिफॉर्म, काउंटर टेररिज्म का आर्किटेक्चर, वॉइस ग्लोबल साउथ के लिए, डिजिटल का समावेशन और रेजिलियंट वैल्यू चेन्स। इंटरनल चैलेंजेस क्या है ब्रिक्स के अंदर? इंडिया चाइना की टेंशन है, ईरान यूएई की जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, और कंसेंसस नहीं है डीडोलराइजेशन स्ट्रेटजी के ऊपर, सिक्योरिटी के कोऑपरेशन के फ्रेमवर्क के ऊपर, और मोडेलिटी ऑफ यूएनएससी के एक्सपेंशन के ऊपर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये काउंटर वेट है, यानी जो वेस्टर्न का जो वेट है उसे काउंटर करने में का प्रयास करता है, प्रमोट करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का अल्टरनेट है, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है, और टेक्नोलॉजी के सोवरेनिटी को बनाए रखता है। अगला है डंकी रूट। डंकी रूट से मतलब क्या है? देखिए, किसी भी देश में, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली पासपोर्ट, और दूसरी वीजा। पासपोर्ट क्या है? ये आपकी आइडेंटिटी है कि आप किस देश के सिटीजन हैं। वीजा क्या है? ये आपकी परमिशन है कि जिस देश में आप जाना चाहते हैं वे आपको अलाउड कर रहा है। दो चीजें चाहिए किसी भी देश में गए हैं। पहले तो वे आपकी पहचान पूछेंगे कि आप किस देश के हैं, तो वे पहचान होगी पासपोर्ट से। दूसरा वे पूछेंगे कि आपके पास क्या परमिशन है क्या, वे परमिशन पता चलेगी वीजा से। जब इन दोनों का यूज नहीं किया जाता है, चलो आइडेंटिटी तो कोई देश अपने नागरिकों को दे देगा, पर कब दूसरा देश उसे आने की परमिशन नहीं देता है और किसी गलत मीडियम के थ्रू उस देश के अंदर घुसने का प्रयास किया जाता है, तब उसे डंकी रूट कहते हैं। अगर देखा जाए ये डंकी रूट पर्टिकुलरली यूएस के लिए यूज होता है। यूएस के अंदर गलत तरीके से घुसने को डंकी रूट कहा जाता है। ये घुसते कहां से है? ये करेबियन कंट्रीज है ना, यहाँ से मैक्सिको, मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट्स, ये डंकी रूट है। अब ये डंकी रूट से प्रॉब्लम क्या आती है? एजेंट होते हैं ना, ये लोगों को फंसा डालते हैं। कैसे? वे कहते हैं कि हम आपसे लगभग 24-25 लाख रुपए लेंगे
बट आपको अमेरिका में भेज देंगे। उम्मीद क्या होती है अमेरिका में? उम्मीद होती है हम जाके वहां आराम से ज्यादा सारे पैसे कमा पाएंगे और अमीर आदमी बन जाएंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है वहां पर जाके टॉयलेट साफ करते हैं, एक खराब लाइफ जीते हैं। ट्रंप के आने के बाद तो उनकी और दुर्दशा बढ़ गई है। जो ये 24-25 लाख रुपए ये तो वापस खराब जाएंगे, क्योंकि उन्हें वापस इंडिया या जो भी उनके अपने होम कंट्री है उसके अंदर भेजा जा रहा है, और ऐसे ही नहीं भेजा जा रहा है, अपमान के साथ भेजा जा रहा है। तो डंकी रूट वीजा के बिना किसी देश में एंट्री करने का माध्यम है, जो कि फुल इलीगल है। कोई भी देश इसे सपोर्ट नहीं कर सकता है, एटलीस्ट सबके सामने तो कर नहीं सकता। पीछे से बांग्लादेश जरूर अपने लोगों को भारत के अंदर घुसा देता है, पर सामने से वे भी सपोर्ट इसे नहीं कर सकता है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि ईडी ने रेड मारी थी पंजाब में एंड हरियाणा में, जो इलीगल माइग्रेशन यानी भारत से दूसरे देशों में भेजने का या माइग्रेट कराने का जो रूट क्या कहते हैं नेटवर्क बना हुआ था, उस नेटवर्क को खत्म करने के लिए ईडी ने रेड मारी थी। क्या मिला इसे? इसे 17 FIR के बाद जो ये रेड मारी, ये नेटवर्क आखिरकार मिला, जिसमें उसने वीजा एजेंट और ट्रैफिकर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। यहाँ पर जो डंकी रूट क्या है, ये टर्म यूज होती है यूएसए के खिलाफ बिना वीजा के परमिशन के जाने के लिए। कैरेक्टराइज है फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, डेंजरस टेरेन, एक्सप्लॉयटेशन एंड हाई कोर्ट, चारों चीजें इसके अंदर समाहित होती हैं। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ये इंडिया के अंदर बना हुआ है, जो ट्रैफिक प्रिवेंशन जो इमोरल तरीके से होता है उसे रोकने का प्रयास करता है। ये बना था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, ताकि ट्रैफिक का मतलब होता है किसी भी नेचुरल चीज का इलीगल ट्रेड करना, उसे ट्रैफिक कहते हैं। इलीगल ट्रेड ऑफ नेचुरल थिंग्स, ह्यूमंस नेचुरल थिंग्स हैं। ह्यूमंस का अगर ट्रेड किया जाता है, बच्चियों को वगैरह को विदेशों में बेच दिया जाता है, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। ये इंडिया पार्टी है इसके अलावा यूएन प्रोटोकॉल की, जो प्रिवेंट एंड सप्रेस करता है और पुनिश करता है ट्रैफिकिंग को इन पर्सन, स्पेशली वुमेन और चाइल्ड का जब ट्रैफिकिंग की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर दूसरा मुख्य मुद्दा होता है। मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, एक देश से दूसरे देश अगर इलीगल मनी पहुंचानी है तो उसका जो तरीका अपनाया जाता है फिर मनी लॉन्ड्रिंग ही होता है। आज सेशन ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए किसी और दिन मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेल से पढ़ेंगे आखिर ये कैसे किया जाता है। अभी ईडी क्या है? ईडी एक एनफोर्समेंट एजेंसी है जो पीएमएलए और एफईएमए की इंप्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक आज का, गंभीर ब्रिज कोलैप्स हो गया है। गुजरात में वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में गंभीर ब्रिज, जो गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ रहा था, वे दो पिलर्स के बीच का जो पार्ट था, ये पार्ट कोलैप्स होके गिर गया है, जिसके कारण लगभग 12 लोग की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है और लगभग 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से लगभग 5 लोगों का इलाज, 4 से 5 लोगों का इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमारे गवर्नेंस की फेलियर को। ये दिखाता है हमारे ह्यूमन लाइफ को हम कितना कम आंकते हैं उसे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक कहानी से समझते हैं इसे। एक दंपत्ति की शादी होती है, उनके शादी के काफी साल बाद, लगभग 10 साल बाद एक बच्चा होता है। यह बच्चा अब उनकी पूरी लाइफ के आधार बनता है। ये एक दिन घूमने जा रहे होते हैं, मानते हैं कि हमारे बच्चा इंजॉय करेगा, और घूमते जाते टाइम में ये ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं और वे ब्रिज बीच में से कोलैप्स हो जाता है। वे अपने बच्चे समेत नीचे गिर जाते हैं, या उनका बच्चा नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर कितनी लाइफ और उस लाइफ के जो उद्देश्य थे वे खत्म होते हैं। पहला, वे माता पिता अगर बच भी गए हैं तो वे जीते जी मर जाएंगे। दूसरा, वे बच्चा जो देश का भविष्य होने वाला था
उसकी डेथ हो गई है। तीसरा, ये क्राइम सोसाइटी के खिलाफ हुआ है क्योंकि सोसाइटी के अंदर फियर बढ़ा है। चौथा, गवर्नेंस जो कि हमारे लिए थी, हमारे सेफ गार्ड के लिए थी, उसकी फुलफिलमेंट नहीं हुई है। पांचवा, एथिक्स को ये खराब कर रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पर कितनी नेग्लिजेंस है। छठा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को दिखा रहा है कि सही टाइम पर इसकी सही से मरम्मत नहीं की गई। सातवां, ये स्ट्रक्चर के फेलियर को दिखा रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बना दिया कि बीच में से कोलैप्स ही हो गया। ये हमारे इंजीनियरिंग की फेलियर को दिखा रहा है, ये हमारे स्टडी की या एजुकेशन सिस्टम की फेलियर को दिखा रहा है, या फिर ये हमारे अनएथिकल एटीट्यूड को दिखा रहा है। जो इसका रीजन होगा वे थोड़े दिनों में पता चलेगा, उसके बाद पक्का कह जाएगा कि इसके पीछे रीजन क्या था और ये किस चीज के फेलियर को ज्यादा दिखाता है। पर ये सभी की सभी चीजें इससे लिंक हो रही है। अगर कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रनिंग है, रनिंग करते करते फेल हो जा रहा है, तो जो ह्यूमन लाइफ दुनिया में भारत, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसका लॉस हम देखते हैं। और ये लॉस हमारे फ्यूचर को बुरी तरह इफेक्ट डालता है, प्रेजेंट को तो डालता ही है, क्योंकि जो फ्यूचर उनसे बनने वाला था वे सारी की सारी अपॉर्चुनिटी हम खो डालते हैं। उन लोगों से उनके जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। क्यों? नेग्लिजेंस के कारण। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? होल गवर्नमेंट, नॉट ओनली प्रेजेंट गवर्नमेंट बट पास्ट गवर्नमेंट टू। होल डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट बट जो भी उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले डिपार्टमेंट है, वे सभी डिपार्टमेंट, होल एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी रख रखाव के लिए जिम्मेदार था, होल एजुकेशन सिस्टम जो व्यक्ति के अंदर एथिकल वैल्यूज डालने के लिए जिम्मेदार था, होल सोसाइटी जो व्यक्ति को एथिकल नहीं बना पाई, ये सभी के सभी उनके मौत का कारण बने। इसीलिए किसी एक को यहां पर जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता। फिर भी नेग्लिजेंस से हुआ या स्ट्रक्चर फेलियर से हुआ है, ये देखते हुए सजा तो जरूर दी जाएगी, ताकि लेप लगाया जा सके पूरे इंसिडेंट के ऊपर। अब जो हमने यहाँ पर लिखा है वे पढ़ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? 40 साल पुराना, सिर्फ 40 साल पुराना ब्रिज ढह गया है। एथिकल इश्यूज इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? नेग्लिजेंस आता है। इसके अलावा ब्रीच ऑफ आर्टिकल 21 आता है, जो सिटीजन राइट टू सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है, ओपेसिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रिएक्टिव गवर्नमेंस आती है कि एक्शन होने के, ट्रेजेडी होने के बाद ही एक्शन लेती है। वैल्यू कौन सी कॉम्प्रोमाइज होती है? पब्लिक गुड्स को, लोकहित को इग्नोर किया गया है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ड्यूटी टू केयर वोलेट हुई है, इंटीग्रिटी इरोड हुई है। करेक्टिव एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? मैंडेटरी स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरल ऑडिट्स, सेफ्टी बाय डिजाइन लो, पब्लिक एक्सेस टू इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, फिक्स लीगल और डिसिप्लिन लाइबिलिटी और विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन, ये सभी के सभी इसके अंदर करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? एथिकल फेलियर नॉट जस्ट इंजीनियरिंग लैब्स, प्रिवेंटिंग सच ट्रेजेडीज नीड्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, नॉट जस्ट पोस्ट डिजास्टर रिएक्शंस। इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक ये भी एथिक्स से रिलेटेड है। एथिक्स से कैसे रिलेटेड है? देखो, नॉलेज के दो प्रयोग हो सकते हैं, आइदर किसी के भले के लिए या समाज के भले के लिए, और किसी के बुरे के लिए। भले के लिए कब होगी? जब हमारी कॉन्शियसनेस गुड होगी। बुरे के लिए कब होगी? जब हमारी बैड कॉन्शियसनेस होगी। भला नॉलेज का कैसे? जब हम उसे समाज के लिए लाभ में उपयोग करेंगे। बुरा नॉलेज से कैसे? जब हम अपनी नॉलेज का यूज समाज को पीड़ा पहुंचाने के लिए करेंगे। तो आज की न्यूज भले के लिए है या बुराई को दिखा रही है? आज की न्यूज बुराई को दिखा रही है। क्यों? क्योंकि दो प्रोफेसर्स या स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल समाज के
बुराई करने के लिए किया है। क्या किया ऐसा उन्होंने? ड्रग्स बनाए हैं एक स्वचालित लैब को ऑपरेट करते हुए। ये ब्रेकिंग बैड क्या है? एक हॉलीवुड मूवी से लिया गया टाइटल है ब्रेकिंग बैड, जो ड्रग से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक कैंडेस्टाइन मैफीड्रोन लैब, जो 2 लोगों के द्वारा ऑपरेट की जा रही थी, जो टीचर्स थे, उन्हें एक्सपोज किया है कि जो अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का मिसयूज कर रहे थे। अब ये मैफीड्रोन है क्या? ये एमडीए ड्रग है। कौन सी फैमिली का है? ये सिंथेटिक कैथिनोसिस नोनिज ड्रग है, जो बाथ सोल्ट्स के रूप में पॉपुलरली जाना जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? यूफोरिया, हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, एडिक्शन, न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोवास्कुलर डैमेज। देखो ड्रग्स है ना, 2 चीजें करते हैं, या तो ये सप्रेशन करते हैं यानी चीजों को स्लो कर देंगे, या फिर ये हाइपर एक्टिविटी और एग्रेशन की तरफ जाता है यानी चीजों को फास्ट कर देंगे। जो एल्कोहल है वे सप्रेशन की ओर जाता है। ब्रेक मारने जाएंगे दारू पीने के बाद, हमें लगेगा हम ब्रेक मार रहे हैं, पर हम सारी की सारी क्रिया स्लो होती हैं और दिमाग को स्लो कर देती है। तब तक ब्रेक मारते हैं, तब तक हम खाई में गिर जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है ये चीजें फास्ट कर देता है, हमें चीजें उड़ती हुई नजर आएंगी, सब कुछ एनर्जेटिक लगेगा, असल में हमें डैमेज कर रहा होता है और लत डाल रहा होता है। इससे रिलेटेड कोई एक्ट है क्या? हाँ जी है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 है, जो प्रोहिबिट करता है मैन्युफैक्चरिंग को, सेल को, पोजेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, यूज ऑफ बैंड नार्कोटिक्स को एंड साइकोट्रोपिक्स को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 1986 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनफोर्सिस करती है इस एक्ट को, कोऑर्डिनेट करती है कस्टम के साथ, स्टेट पुलिस के साथ और इंटरपोल के साथ। एथिकल इशू इसके अंदर कौन से? मिस यूज ऑफ कॉम्पिटेंस है, ब्रीच ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोसाइटल ट्रस्ट है, पब्लिक हेल्थ की एंडेजरमेंट है, वोलेशन ऑफ लॉज एंड नेचुरल ड्यूटी है, एंड पब्लिक हार्म है। कंक्लूजन क्या बनता है? ग्रेट नॉलेज के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं की गई। आज का अगला टॉपिक है आईएनएस निस्तार। ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है। मतलब क्या है? ये पहली है जो हमने स्वदेशी रूप से डिजाइन करके बनाई है, जो कार्य करेगी डाइविंग सपोर्ट वेसल के रूप में। बनाई किसने है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में। ये है कहां पर? विशाखापट्टनम में है। इससे हमें फायदा क्या होगा? हमारे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट तो बढ़ेगा ही, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वे भी अपग्रेड होगी, और हमारी नेवल शिप्स जो फायदा इससे उठा पाती हैं, जो चीजें हम दूसरे देशों से मंगाते थे वे अब खुद यूज करेंगे, तो उससे हमारी इकोनॉमी और रोजगार दोनों के दोनों बढ़ेंगे, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होगा ही हमारे सिक्योरिटी का। टाइप क्या है? ये ड्राइविंग सपोर्ट व्हीकल है। डिस्प्लेसमेंट, ये 10,000 टन वाटर को डिस्प्लेस करता है। मतलब क्या है? ये मान लीजिए समुद्र का पानी है, जब इस वेसल को इसके अंदर उतारा गया है, तो जब ये जितना डूबेगा उससे पानी साइड में फैलेगा, फिर पानी में साइड में फैलने वाला पानी होगा 10,000 टन का। इसकी डेप्थ कैपेसिटी कितनी है? लगभग 300 मीटर की डाइविंग को सपोर्ट कर देता है। इंडिजियस कंटेंट कितना है? लगभग 75% इसके अंदर इंडिजियस की कंटेंट है, मेक इन इंडिया की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बनाया गया है। इसका फंक्शनल रोल क्या है? सपोर्ट करता है डीप सी डाइविंग ऑपरेशन को, यूजफुल रेस्क्यू मिशन के लिए, सैल्वेज ऑपरेशन के लिए, सबमरीन के सपोर्ट के लिए। इक्विप है स्टेट ऑफ द आर्ट यानी आज के सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जिसमें डायमिनिंग, पोजिशनिंग एंड रिकम्प्रेशन चैम्बर्स लगे हुए हैं। डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है ये एक, यानी इसका मतलब है स्पेशलाइज्ड नेवल शिप इक्विपमेंट टू सपोर्ट प्रोफेशनल डीप सी डाइवर्स इन ऑपरेटिंग सच एज सबमरीन्स, रेस्क्यू, अंडर वाटर रिपेयर एंड रिकवरी मिशन। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा। सेचुरेशन डाइविंग एक टेक्निक होती है जो अलो करती है डाइवर्स को, जो रह सकते हैं अंडर प्रेशर के अंदर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ज्यादा समय के लिए, एंड वर्क एट ग्रेटर डेप्थ, और ज्यादा गहराई में काम कर सकते हैं, जो 300 मीटर है आईएनएस निस्तार के लिए। क्रिटिकल फॉर सबमरीन एंड ऑपरेशन है सैल्वेज, जो सबमरीन ऑपरेशन और सैल्वेज यानी बचाने के लिए जरूरी या क्रिटिकल होती है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इसकी क्या है? ये इनहांस करते हैं इंडिया की सबमरीन के रेस्क्यू सिस्टम को और मैरीटाइम सपोर्ट की कैपेबिलिटी को। ये जरूरी है हमारे ब्लू वाटर नेवी बनने के एम्बिशंस के लिए।
ये हमें रिफ्लेक्ट करती है हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो डिफेंस सेक्टर के अंदर प्रोग्राम चलाया है उसकी सफलता को। अगला टॉपिक क्या है, एक्सपेरिमेंट अब्रोड, आईएसएस। आईएसएस क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। एक्सपेरिमेंट अब्रोड क्या है, वहां पर जो हमने शुभांशु शुक्ला जी भेजे हुए हैं, उन शुभांशु शुक्ला जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं, ये हमारे मेंस में हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, इसीलिए इनके बारे में एक बार जल्दी से जानते चलते हैं। कौन से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं और आईएसएस के अंदर ही क्यों कंडक्ट किए गए हैं, क्यों, ताकि उन जो एक्सपेरिमेंट है, बीजों का एक्सपेरिमेंट किया गया है, उनके ऊपर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव को समझा जा सके, इसलिए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट क्या किए गए हैं, सीड के जर्मिनेशन का मतलब क्या है, ग्रीन ग्राम और फेन्यूग्रीक सीड्स को उगाया जा रहा है, ताकि देखा जा सके कि माइक्रोग्रेविटी का इफेक्ट क्या पड़ा है। उन बीज को फिर वापस हमारे देश में लेके आया जाएगा, फिर उन्हें कई जनरेशन तक उगाया जाएगा और देखा जाएगा कि उनके जीन में क्या क्या डिफरेंस आया है। और इसके अलावा क्या किया गया है, माइक्रोलाइज, जो काई होती है ना, एल्गी होती है, उसे भी वहां पर उगाकर देखा जाता है। काई को क्यों, क्योंकि काई फूड भी दे सकती है लंबे टाइम तक लोगों को, ऑक्सीजन भी देती है और इसके अलावा बायोफ्यूल के रूप में भी काम आ सकती है। तो मल्टी फंक्शनल चीज है ये, इसलिए वहां पर उगा कर देखा गया है, ताकि अगर भविष्य के अंदर हम कोई बड़ा स्पेस मिशन करते हैं ह्यूमन से रिलेटेड, तब उसके अंदर काई का इस्तेमाल किया जा सके। स्टेम सेल रिसर्च क्या है, स्टेम सेल से रिलेटेड वहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, ताकि उसके ऊपर माइक्रोग्रेविटी का इंपैक्ट देखा जा सके। आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है। आईएसएस क्या है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कह सकते हैं कि 4 कमरों वाला 3 कमरों वाला स्पेस में फैल घूमते रहने वाला, उड़ते उड़ते घूमते रहने वाला घर है, जो बनाया था नासा ने, रोसकोसमोस ने, रशिया के जो स्पेस एजेंसी उसने, ईएसए यूरोप की स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, कनाडा की स्पेस एजेंसी सीएसए ने। इस मिशन को भेजा किसने, एस्ट्रो स्पेस ये मिशन है, इसे भेजा है एक्सियम प्राइवेट लिमिटेड, जो अमेरिका की कंपनी है उसने। इंडिया की हिस्टोरिकल माइलस्टोन क्या है, क्योंकि हमने पहला अपना भारतीय आईएसएस के ऊपर भेजा। अब अगला टॉपिक क्या है, इंडिया और नामीबिया के रिलेशंस। हमें सब पता है मोदी जी 5 देशों के जो टूर पर गए हुए हैं, उनमें जो फिफ्थ नेशन है लौटते टाइम वे नामीबिया है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। नामीबिया के अंदर एक नामीबियन डेजर्ट है। नामीबिया के जो विंडोक है उसका एक दूसरी राजधानी भी है, स्वाकटेकपोंड, जो कि नामीबियन डेजर्ट के अंदर सिचुएटेड है। नामीबियन इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों हो जाता है, क्योंकि जो यूरेनियम है पूरे विश्व का, उसका एक मेजर शेयर नामीबिया से लिया जाता है। दूसरा, अफ्रीका के एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। तीसरा, अफ्रीका इंडिया के लिए आने वाले समय की और अभी के भी एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अफ्रीका के अंदर इंडिया की इमेज क्या है उसे समझते हैं। देखो, मान लीजिए अफ्रीका के अंदर 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक चाइना का और एक इंडिया का। अफ्रीकन लोग चाइनीज प्रोडक्ट को फेक की नजर से देखते हैं और इंडियन प्रोडक्ट को ओरिजिनल की नजर से देखते हैं। क्यों देखते हैं, चाइना है, वे ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों की चीजें निर्माण करने का, उसे डिफर कर रहा है। चाइना चीजें बना सकता है बढ़िया भी, जिसकी क्वालिटी हाई हो, वे भी, पर वे क्वालिटी हाई वाली चीजें वे बेचता है यूएसए में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में। और जो लो क्वालिटी वाली चीजें हैं वे बेचता है अफ्रीका में। उसे पता है जो लो क्वालिटी वाली लोग जो खरीदे, सस्ती खरीदना चाहेंगे लोग, वे लो क्वालिटी के साथ भी चीजें खरीद लेंगे। पर जो लोग महंगी चीजें खरीद सकते हैं उनके लिए हाई क्वालिटी वाली चीजें बनाता है। यानी चाइना का ऑब्जेक्टिव होता है डबल स्टैंडर्ड अपनाना, अमीर देशों के लिए हाई क्वालिटी वाली चीजें ताकि वे महंगे में बेची जा सके, और गरीब देशों के लिए चूंकि चीजें सस्ती में बेचनी पड़ेंगी तो लो क्वालिटी की चीजें बना देता है। दूसरी तरफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव होता है अपने देशवासियों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए चीजें बनाना। 140 करोड़ देशवासी हैं, उन सिटीजन्स के लिए लो क्वालिटी, लो प्राइस रखते हुए हाई क्वालिटी की चीजें कैसे बनाई जाए, ये इंडिया का ऑब्जेक्टिव होता है। और वही चीजें जो सिटीजन्स के लिए बनाई गई है वही अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट की जाती है, तो कोई भेदभाव नहीं अपनाया जाता है। चूंकि चीजों को बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि लो प्राइस में हाई क्वालिटी कैसे प्रोवाइड की जाए, इसलिए चीजें बेहतर दिखती है। बेहतर दिखती है तो उस चीजों को जब यूज किया जाता है वे ओरिजिनल पाती है।
ओरिजिनल पाती है तो इमेज बढ़िया बनती है, इमेज बढ़िया बनती है तो आगे मार्केट कैप्चर होता है। यही डिफरेंस है इंडिया में और चाइना में। नामीबिया अफ्रीकन नेशन है, यानी उसके अंदर भी इंडियन प्रोडक्ट की इमेज अच्छी है अभी के टाइम पे। अफ्रीकन नेशन से हमारे रिलेशन अच्छे होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दूसरे देश है चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज है वे उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। तो मोदी जी ने वहां जाकर क्या हाईलाइट किया है? यही हाईलाइट किया है कि अपने एक्सप्लॉइटेशन से वेस्टर्न कंट्रीज से बचो। हम इंडिया आपका एक रिलायबल पार्टनर है। हम सिर्फ अपने ग्रोथ नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ को भी साथ में लेकर चलेंगे। हम सिर्फ अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि आपको भी सपोर्ट देते हुए साथ में मिलकर ग्रोथ करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है, पीएम ने नामिबिया की विजिट की है, एड्रेस किया उनकी पार्लियामेंट को, जो लॉन्च है की बायलैटरल एंड ग्लोबल इनिशिएटिव का डिजिटल पेमेंट के अंदर, यानी नामीबिया ने यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा पेमेंट और हेल्थ और एंटरप्रेन्योरशिप और क्लाइमेट कोऑपरेशन के ऊपर दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगी। की फैक्ट क्या है? नामीबिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इंडिया ने 1946 में सहयोग किया था। यूएन के अंदर नामीबिया की इंडिपेंडेंस को लेकर उठाने वाला सबसे पहला मुद्दा भारत ने ही शुरू किया था। होस्टेड कंट्री जो स्वैपो मिशन है, यानी साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे 1980s में सबसे पहले जो डिप्लोमेटिक मिशन अफ्रीका ने भेजा था वो इंडिया के अंदर ही भेजा था। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगिन होते हैं 1986 के अंदर। नामीबिया ने इंडिपेंडेंस पाई है 1990 के अंदर साउथ अफ्रीकन रूल से। की डेवलपमेंट इसके अंदर है डिजिटल डिप्लोमेसी, यानी हमने यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट को वहां पर एक्सेप्ट करा दिया है। सिविलियन ऑनर मिला है हमारे पीएम को यानी पूरे देश के लोगों को। हेल्थ के अंदर कोऑपरेशन करने के लिए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वहां पर बढ़ाने के लिए वहां पर एक सेंटर खोला जाएगा इंडिया द्वारा। ग्लोबल क्लाइमेट और एनर्जी को पार्टनरशिप के लिए जो हमारा कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसके अंदर नामीबिया ने ज्वाइन करने के लिए जो भी पेपर वर्क होता है वे कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। सिंबॉलिक हाईलाइट क्या है? पीएम ने रेफर किया है कि जो इनका एक पौधा होता है वहां पर एक वेल विट सिचिया मीराबिलिस, इससे पीएम मोदी ने हाईलाइट किया जो कि वहां पर नेशनल प्लांट है कि एक स्ट्रॉन्ग अडेप्टिव नेशनल नामीबिया फ्रेंडशिप का सिंबल है। ये पौधा ये जो होता है कि समय के साथ साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। वैसे मोदी जी कहते हैं इंडिया और नामीबिया के रिलेशन समय के साथ साथ बढ़ते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इंडिया की अफ्रीका को लेकर अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच है पार्टनरशिप की, एक्सट्रैक्शन करने की नहीं, वहां से धातु एक्सट्रैक्शन करने की नहीं, पार्टनरशिप की। हमारा फोकस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और ग्लोबल साउथ की सोलिडरिटी के ऊपर। हमारे प्रीलिम्स से फैक्ट इसके अंदर क्या है? तो ये बिल विट्स या मीराबाई प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है कि आखिर ये है क्या? ये एनसीआर डेजर्ट प्लांट नामीबिया का सिंबल है रेजिलियंस का। नामीबिया की लोकेशन क्या है? साउथ वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है, बॉर्डर करता है अंगोला से, बोत्सवाना से, जिम्बाब्वे से और साउथ अफ्रीका से। इस तरह आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।